Hello and welcome you all to our YouTube channel. This is Prabhat Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. So again we are talking about the कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं और आज मेरा 3rd लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हमने सेकंड लेक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें कि हमने मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में बात किया था, और आज बात करने वाला है आर्गुमेंट के बारे में। और फर्दर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म के बारे में आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, सो आर्गुमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बताया था ना कि 3 चीज़ है, मॉडुलस, कंजुगेट और आर्गुमेंट। ये 3 चीज के बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर होगा। राइट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में मैंने बताया था कि आर्गुमेंट क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो पहली बात कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें पता था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, ये जितना एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, ये क्या रहा, मेरा आर्गुमेंट रहा। ठीक है, तो पहला बात होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा -π से पाई के बीच में होगी। ध्यान रखना, ये चीज बहुत लोग मिस कर जाते हैं। -π पे ओपन ब्रैकेट है, पाई पे क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो तुम इसको इधर से जाओगे पाई बोलोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि सर -π बोल देते हैं, नहीं बोलना। ठीक है, हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर डिनोट करता तो तुम ऐसे नहीं जाओगे, क्योंकि ये पाई से ग्रेटर हो जाएगा, फिर तुम्हें इधर से जाना होगा। ठीक है, यानी तुम पाई से बड़ा नहीं जाओगे, -π से फिर चले जाओ, इधर से चले जाओ माइनस के साथ। ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो उसको इधर से जाओगे तो -π और इधर से जाओगे तो पाई, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई। क्यों? क्योंकि -π को कंसीडर नहीं करना, -π को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो पहली बात कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी होती है, -π से पाई के बीच में। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग आर्गुमेंट का वैल्यू आता है। ठीक है, और इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आएगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, इसके लिए हम सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं एक अल्फा डिफाइन करते हैं। राइट, और ये अल्फा हमेशा फिक्स होगा। अल्फा डिफाइन करते हैं, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ठीक है, tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, ये ऑलवेज अल्फा डिफाइंड होगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि 4 क्वाड्रेंट होंगे। ठीक है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रहा तो ये थीटा है आर्गुमेंट, और यही अल्फा भी है। ठीक है, यही अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ठीक, तो ये अल्फा रहा। अल्फा हमेशा एक्सिस के साथ बनेगा, लेकिन हमें तो ये एंगल ये चाहिए, हमें ये एंगल तो ये चाहिए ना, क्योंकि ये आर्गुमेंट है रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो यानी करना क्या होगा कि तुमको जब आर्गुमेंट चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, पाई में से अल्फा को माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, इसमें से अगर अल्फा को माइनस करो तो ये एंगल मिल जाएगा। अगर हम मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा तो ये रहा, अल्फा हमेशा उसी रियल एक्सिस के साथ बनेगा, लेकिन मेरा आर्गुमेंट तो ये रहा। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इधर से जाएंगे तो पाई से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम इधर से जाना होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है कि पहले तुम माइनस का पाई चले जाओ, माइनस का पाई, और उसमें से ये अल्फा ऐड कर दो तो ये एंगल बच जाएगा। तो माइनस का पाई प्लस का अल्फा। ठीक है, -π और फिर प्लस का अल्फा चले आए तो यहाँ चले आए। और अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यानी कि ये रहा अल्फा, ठीक, तो अल्फा ये रहा और थीटा भी यही रहा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। यानी जो भी अल्फा आएगा वो माइनस के साथ कर दोगे, वही थीटा की वैल्यू चली आएगी, है ना। तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पे 45 डिग्री अल्फा आ गया तो हम बोलेंगे कि आर्गुमेंट कितना है, -45। क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव में चलना है। ठीक है, तो यानी 4 क्वांटिटी आ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा और अल्फा आपस में सेम होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे निकलेगा, पाई में से अल्फा को माइनस करके। अगर थर्ड में है तो अल्फा में से पाई को माइनस करना, और फोर्थ में है तो थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा करना। ठीक है, थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा करना। तो ये 4 क्वाड्रेंट हमेशा हमें ये वेरी करेंगे, है ना। जैसे एक बार तुम यहाँ देख लो, अगर यहाँ पे हो तो थीटा और अल्फा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे होगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई में से अल्फा माइनस होगा। यहाँ पे होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका नेगेटिव, अल्फा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा। ध्यान रखना,
इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, तो याद कर जाना कि ये अल्फा तो ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा तो ये अल्फा माइनस पाई, इस तरह से ट्रिक से याद कर लो। तो यानी ये बॉक्स तुम हमेशा याद रखना, ठीक, कि अगर इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थीटा और अल्फा आपस में सेम होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई में से अल्फा माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो अल्फा में से पाई माइनस होगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या करोगे, थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा, जस्ट पुट नेगेटिव साइन इन अल्फा, राइट। ये तरीका होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का। उसके लिए तुम अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि अल्फा ये रहा और मेरे को चाहिए ये एंगल, तो 180 में से इसको माइनस कर देते हैं। ये जब मुझे ये चाहिए तो पहले मैं पाई नेगेटिव का चला गया, फिर अल्फा उसमें ऐड कर दिया, हम यहाँ पहुँचाए, और लास्ट में अगर हम नीचे आ गए तो जितना अल्फा होगा जस्ट नेगेटिव साइन कर देते हैं, क्योंकि हम नीचे से एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये चीज़ बस इस ये और ये याद करना, जस्ट उसका नेगेटिव यहाँ होगा, ठीक। ये अल्फा तो ये माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा तो ये अल्फा माइनस पाई, ठीक है। तो अब इस पर हम देखते हैं कि हमें पता कैसे करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में और नहीं है। एग्जाम्पल देखो, इफ z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i फाइंड इट्स आर्गुमेंट। तो पहला काम क्या था कि अल्फा निकालोगे। अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स y होता है इमेजिनरी पार्ट, x होता है रियल पार्ट। ऐसे भी हमें मॉड लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, √3/1 tan इनवर्स √3, tan थीटा √3 किस पे होता है, tan थीटा का वैल्यू √3 60 डिग्री पे, यानी पाई/3 पे, ठीक। अब हमें ये देखना है यार कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि मेरा आर्गुमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन कि जो मेरा थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा, और वो भी होगा कितना, पाई/3, यानी आर्गुमेंट का वैल्यू कितना आ गया, पाई/3। बट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरह से क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन 1 माइनस √3i, ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स y/x, y का वैल्यू √3, x का वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि हमें मॉड लेना है, ठीक है। तो अगर तुम माइनस √3 भी लेते हो तो भी मॉड लेकर के √3 बन जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, पाई/3, क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू √3 60 डिग्री पे होता है। अब क्या अल्फा को डायरेक्टली हम आर्गुमेंट बोलते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि है कहाँ, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करता है। तो x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है, आयोटा y, ठीक है। यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्या, आर्गुमेंट होता है कितना, जस्ट माइनस ऑफ अल्फा, यानी जो मेरा आर्गुमेंट होगा ये हो जाएगा माइनस का पाई/3, ठीक है। तो आर्गुमेंट ये नहीं होगा, ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आर्गुमेंट विल बी वेरी, राइट, बट अल्फा विल नॉट वेरी, अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक। अल्फा को ला करके फिर तुम देखोगे कि अल्फा का थीटा का रिलेशन क्या है, वो कहाँ से पता चलेगा, इससे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता। अगर ये ऐसे हो जाता -1 माइनस √3, अगेन अल्फा सेम रहता है, क्योंकि √3/1 हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस छोड़ देना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा थीटा क्या होता है, थीटा होता है अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा तो आया पाई/3 और माइनस का पाई, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 पाई/3। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन था, बस माइनस लगा दिया तो आर्गुमेंट आ गया कितना, माइनस का पाई/3। अल्फा तो सेम रहा, अल्फा पाई/3 ही रहेगा, बट अल्फा माइनस पाई जब तुम किए तो माइनस का 2/पाई/3 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी आर्गुमेंट के क्वेश्चन को करेंगे यहाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ गया एलर फॉर्म, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पहला कार्टेशियन फॉर्म में किया था, बेसिकली मैंने आर्गुमेंट नहीं बताया था, इस वजह से हम एलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में लिख नहीं रहे थे। कभी कभी होता है क्या है यार कि तुम बड़े अच्छे क्वेश्चन को तुम एलर फॉर्म से करते हो, बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब कैसे पता चल गया कि क्वेश्चन एलर फॉर्म से करना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस दिखा सकता है, और वो तुम्हारा क्वेश्चन को देख करके अगर तुम्हें समझ में आ गया, चमक गया, देखो वो क्वेश्चन किसी और मेथड से होगा, बट वो हो सकता है कि लेंदी हो जाए। मैं एक क्वेश्चन करूँगा यहाँ जिसमें कि एलर फॉर्म बहुत आसान होगा और बाकी दूसरा फॉर्म टफ होगा, बट अगर तुम्हें चमक गया कहाँ यार एलर फॉर्म से तो हो सकता है, तो ठीक है, जिसको नहीं चमका उसका टाइम जाएगा, सिंपल सा बात है। तो आओ देखते हैं एलर फॉर्म। ध्यान रखना एलर फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ 3 फॉर्म। फर्स्ट वन इज ए कार्टेशियन विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, राइट। सेकेंड वन इज अ एलर फॉर्म एंड थर्ड वन इज अ पोलर फॉर्म। तो दूसरा तरीका हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका क्या है, यूलर फॉर्म, ठीक है, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में इस तरह से लिखा होगा आर ई के पावर आयोटा थीटा, आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। आर क्या होता है, ये होता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लिखा कैसे जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक। तो जब भी तुम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे उसमें जो यहाँ पे लिखा होगा वो मॉडुलस होगा और यहाँ पे जो होगा वो आर्गुमेंट होगा। जैसे हम तुम्हें एक एग्जांपल दे देते हैं कि z इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर आई पाई बाई 3, ठीक, 3 इंटू ई के पावर आई पाई बाई 3। इसके आधार पर तुम कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कि मॉडुलस कितना है, 3 है, और इसका आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट कितना है, पाई बाई 3। और अगर आर्गुमेंट पाई बाई 3 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा है तो पाई बाई 3 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एलर फॉर्म में देख करके हम यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम ये बता दें कि ये उसका क्या है, आर्गुमेंट है। पहली बात। दूसरी बात इसमें एक ध्यान देना है कि ई के पावर आई थीटा ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ भी तुम याद कर जाना, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज हो जाता है। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और उसी के आधार पे ई की पावर आई पाई का जरा वैल्यू बता दो। ई की पावर आई पाई का वैल्यू क्या होगा, थीटा की जगह पे पाई पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक। कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई तो 0 हो गया, ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, कॉस पाई का वैल्यू -1। तो याद कर लेना ई के पावर आई पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। कभी कभी क्वेश्चन में तुम करते जाओगे, मॉडुलस का क्वेश्चन होगा, आर्गुमेंट का क्वेश्चन होगा, कंजुगेट का क्वेश्चन होगा, बीच में इस तरह की क्वांटिटी चली आएगी। अब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1। तुम कुछ भी निकाल सकते तुम कुछ भी, ई के पावर आई पाई बाई 2, ई के पावर आई -2 पाई, जो कुछ भी लिखा होगा तुम यहाँ पे ला करके पुट कर देना, जो आना होगा वो आंसर चला आएगा। अगर याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो हमें ये चीज़ याद रखना है, बाकी तो हम पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये रहा। तीसरा तरीका है हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का पोलर फॉर्म। पहला था कार्टेशियन, दूसरा था जिसमें कि एक्स और वाई था, दूसरा था एलर फॉर्म जिसमें कि एक्सपोनेंशियल था, तीसरा है पोलर फॉर्म जिसमें कि आर और थीटा होगा, ठीक है। तो तीसरा जो मेरा फॉर्मेट आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का वो क्या होगा, पोलर फॉर्म, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो तीसरा आएगा वो क्या होगा, पोलर फॉर्म, ठीक। पोलर फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो इस तरह से लिखता है आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने बोला था ना कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यही होता है ई की पावर आई थीटा। क्यों, क्योंकि r इंटू ई की पावर आई थीटा यूलर फॉर्म में है और r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पोलर में है। तो अगर वो दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें क्या था r इंटू ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा की जगह पर ये लिखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ r क्या है, सेम चीज़ है, r इज अ मॉडुलस और थीटा क्या है, आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे तुम्हें हम एग्जांपल देते बोले कि कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, ठीक। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + √3i, यही क्वेश्चन। अब तुम्हें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में करने के लिए हमें मॉडुलस चाहिए और उसका आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस तो सीधा दिख रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आंसर आ गया 2। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो पहले अल्फा निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स रियल इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, आंसर आ गया π/3 60 डिग्री। अब सोचना है कि क्या अल्फा आर्गुमेंट है,
क्या पाई में से माइनस करना होगा, पाई प्लस करना होगा, माइनस लगाना होगा, क्या करना होगा? इसके लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा तो पाया कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इट मीन इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट केस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट केस में अल्फा और थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त। इट मीन थीटा और अल्फा क्या होगा? आपस में बराबर, यानी कि इसका आर्गुमेंट कितना हो गया? π/3, यानी इसका आर्गुमेंट हो गया π/3। फाइनली मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया r इन ब्रैकेट कॉस ऑफ आर्गुमेंट प्लस आई साइन ऑफ थीटा, थीटा का मतलब π/3 कन्वर्ट हो गया। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी लिखा जा सकता i π/3। यानी इसको देख के तुम इसका फील ले सकते, राइट। यानी 3 फॉर्मेट था हमारा रिप्रेजेंटेशन का। पहला था कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा था एलर फॉर्म और तीसरा था पोलर फॉर्म। हमने कार्टेशियन पहले बताया था, यूलर और पोलर अब इसलिए बताना क्योंकि अभी हमने आर्गुमेंट का डिस्कशन कर लिया। तो 3 चीज़ ध्यान रखना, मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट एक साथ, और कार्टेशियन फॉर्म, यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म एक साथ। अब आओ हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक। जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था मॉडुलस का, जैसे प्रॉपर्टीज़ देखा था कंजुगेट का, उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अभी हम आर्गुमेंट का, और ये भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। मैंने कंजुगेट में बताया था कि कहीं से ब्रेक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बता रहा हूँ आर्गुमेंट में कि आर्गुमेंट को तुम लॉग की तरह ट्रीट करो, 100% लॉग की तरह। मन में बैठा लो, कॉपी में कहीं बोल्ड में लिख लेना, मार्कर से लिख लेना कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी में हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। और उसके आधार पर देखो हम प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट लिखते हैं, PR, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू व्हाट? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है, स्मॉल में लिख लेना। दूसरा लॉग होता है ना, तो लॉग इनटू को क्या करता है? प्लस में ब्रेक कर देता है। आर्गुमेंट में भी इसी तरह से होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 विल बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक। तीसरा क्वांटिटी आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n क्या हो जाएगा? n आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है। यानी आर्गुमेंट ऑफ Z में n कहाँ चलाएगा? साइड में, लॉग की प्रॉपर्टी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 कोई फार्मूला नहीं है, तुम्हें करना होगा, ठीक है। यानी इस तरह से करके हम करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी रियल एक्सिस पे है तो उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा। अगर कोई क्वांटिटी इमेजिनरी एक्सिस पे है यानी कि उसका आर्गुमेंट या तो π/2 होगा या तो -π/2 होगा। समझ रहे हो बात को ना? अगर कोई क्वांटिटी इस एक्सिस पे है तो या तो इधर होगा तो 0 डिग्री, इधर होगा तो 180 डिग्री। अगर कोई क्वांटिटी इधर हो यानी कि हम बोले कि आई कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, यानी रियल पार्ट तो है ही नहीं है, तो यानी वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। तो प्लस आयोटा का आर्गुमेंट π/2, माइनस आयोटा का आर्गुमेंट नीचे। हम बोले कि z = 3, यानी उसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी वो हमेशा रियल एक्सिस पे होगा। तो z = 3 तो इधर आएगा ना भाई, तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा। तो इस तरह से करके तुम आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को नोट करोगे, राइट। अब आओ इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, 2-3 अच्छे क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको मैं तुम्हें कराता हूँ, राइट। चलो देखो, ये रहा मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2002 में AIEEE हुआ करता था, तब मेंस नहीं हुआ करता था। उसमें आया था, क्या दिया है कि एक मॉडुलस ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ ओमेगा सेम है, यानी Z और ओमेगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन में लिखा था कि Z एंड ओमेगा आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर मॉडुलस ऑफ Z और मॉडुलस ऑफ ओमेगा क्या है? सेम है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को ऐड करोगे तो पाई मिलेगा। तो बताओ कि Z किसके इक्वल है? Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा के टर्म में बताना है कि Z जो मेरा ओमेगा बार के इक्वल होगा, कि ओमेगा के इक्वल होगा, कि माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। देखते हैं, मेरे पास 2 ही इंफॉर्मेशन है दोस्त। मेरे पास पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि Z = ओमेगा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना है? पाई है, ठीक। आर्गुमेंट ऑफ Z और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई है। हमें पता है कि लॉग के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z इंटू ओमेगा = पाई। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम टाइप का वर्क करता है। तो प्लस को इंटू में कर दिया, इंटू को प्लस में कर दिया। यार तुम खुद सोचो कि आर्गुमेंट ऑफ Z इंटू ओमेगा, Z और ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यानी
आपका आर्गुमेंट पाई है, पाई का मतलब क्या होता है कि यार ये रियल एक्सिस पे होगा। अभी तो बताया कि किसी का आर्गुमेंट 0 या पाई हो तो रियल एक्सिस पे होगा, हाँ लेकिन पीछे वाले पे होगा, नेगेटिव साइड में होगा, ठीक है। किधर होगा? नेगेटिव साइड में। अगर पॉजिटिव साइड में होता तो 0 होता। यानी यार z इंटू ओमेगा कुछ इस तरह का होगा, माइनस का अल्फा, माइनस का कोई कांस्टेंट k होगा, ठीक है, माइनस का कोई कांस्टेंट k, c ले लोगे, अल्फा ले लोगे, बीटा, यानी जो भी z इंटू ओमेगा होगा ये कोई ना कोई नेगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर, तभी इसका आर्गुमेंट पाई आया है। तो एक इक्वेशन तो मेरे को यहाँ से मिल गया। तो हमसे पूछा था कि z बताओ, अगर मुझे ओमेगा हटा दे तो z मिल जाएगा। जरा z का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, z इक्वल टू क्या होगा? माइनस के अपॉन ओमेगा, माइनस के अपॉन ओमेगा। 5 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था मॉडुलस का, कि z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ये बैकबोन थी। क्यों? क्योंकि हाँ मॉडुलस गिवन है, ऊपर नीचे बार का मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे बार का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मॉडुलस गिवन था, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बार करेंगे तभी तो मॉड ओमेगा के स्क्वायर आएगा। यानी कि z इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के ओमेगा बार अपॉन मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक, मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर। यानी यार के ओमेगा बार तो क्या, मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या के और इसमें कोई रिलेशन है? देखते हैं, यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा जेड का, बट ओमेगा बार का वैल्यू नहीं पता। अब तुम वहाँ से क्वेश्चन देखो, मॉडुलस ऑफ जेड और मॉडुलस ऑफ ओमेगा क्या है? सेम है। यहाँ क्वेश्चन में जेड इंटू ओमेगा का वैल्यू माइनस का के है, मॉड लगा दो दोनों साइड, ठीक। मॉड को हम ब्रेक कर सकते हैं, प्लस में नहीं ब्रेक कर सकते, इंटू में तो ब्रेक कर ही सकते हैं। तो मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया? के आ गया, ठीक, क्योंकि मॉड लोगे तो के आ जाएगा। मॉड जेड इंटू ओमेगा का वैल्यू भी मॉड जेड होगा, या फिर चलो हम ओमेगा हटा रहे हैं तो मॉड जेड का वैल्यू मॉड ओमेगा लिख दें, मॉड ओमेगा इंटू मॉड ओमेगा इक्वल टू के, यानी मॉडुलस ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू के, मॉडुलस ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू के। यानी ये मॉडुलस का ओमेगा का होल स्क्वायर और के आपस में क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी z का वैल्यू आ जाएगा माइनस का ओमेगा बार, z का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का ओमेगा बार। यानी इस तरह से करके तुम आंसर कर दोगे, ठीक है, माइनस का ओमेगा बार हो गया। तो थोड़ा बहुत अगर तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये पहला प्रोसेस था, हम इसको एलर फॉर्म से करते हैं। सेम क्वेश्चन को हम किससे करते हैं? एलर फॉर्म से। मेथड 2 लिख लेना, M2। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसको मान लेते हैं आर ई के पावर आई थीटा, आर ई के पावर आई थीटा, उसका मॉडुलस आर है और आर्गुमेंट थीटा है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, उसको मान लेते हैं आर ई के पावर आई फाई। आर हमने क्यों सेम किया? क्योंकि बोला था कि जेड का और ओमेगा का मॉड सेम है तो मॉडुलस तो सेम कर दे। इसका आर्गुमेंट थीटा, इसका आर्गुमेंट फाई, ठीक। हमसे पूछा था कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पाई है, यार यही तो आर्गुमेंट है। तो यानी हमें क्वेश्चन में दिया था कि थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना है? पाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि थीटा का वैल्यू फाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जेड का वैल्यू ओमेगा में निकालना है। तो यानी थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पाई माइनस फाई, यहाँ जा करके पुट कर दो, ठीक। तो z इक्वल टू क्या होगा? आर ई के पावर आई। तुम कह सकते हो कि सर फाई को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हमें ओमेगा इक्वल टू नहीं निकालना था, हमें z इक्वल टू निकालना था। तो यानी हम थीटा को रिप्लेस करके फाई में लेके जाते हैं, देखते हैं कि ओमेगा से क्या मैचिंग बनता है। ई आई और फाई का वैल्यू क्या लिखोगे? पाई माइनस फाई, सॉरी थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस फाई। क्या होगा? आर इंटू ई के पावर आई पाई, ठीक, ई के पावर आई पाई इंटू ई के पावर माइनस फाई, होगा इतना, ठीक। आयोटा दोनों मल्टीप्लाई, ये ई के पावर आई पाई और इंटू ई के पावर, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना, ब्रेक कर लेते हो ना, ई के पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब तुम्हें पता है आर इन ब्रैकेट ई के पावर आई पाई का वैल्यू कितना था? अभी बताया था -1 इंटू ई के पावर माइनस आयोटा फाई, माइनस आर ई के पावर माइनस आई फाई, ठीक है। माइनस तो बाहर है और आर ई के पावर आई फाई है क्या? ओमेगा बार, ठीक। क्यों? क्योंकि ई के पावर आई फाई ओमेगा था, बार में होता क्या है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, यानी जब इसका बार तुम कैलकुलेट करोगे ओमेगा बार, तो क्या होगा? आर ई के पावर माइनस आई फाई, ये बार हो गया,
ठीक, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, यानी आर ई के पावर आई फाई अगर ओमेगा था तो ई के पावर माइनस आई फाई ओमेगा बार होगा, और ये बाहर था यानी माइनस का ओमेगा बार आंसर हो गया। समझे बात को? तो कुछ भी नहीं करना था यार, आर था, ये माइनस आर बाहर चला गया और ई के पावर माइनस आई फाई हो गया ओमेगा बार, माइनस नहीं रहता तो ओमेगा हो जाता। तो इस तरह से यहाँ से भी आंसर आ गया माइनस का ओमेगा बार। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन एक रहा, ठीक है, जिसमें बोला था कि z और ओमेगा 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z बार इंटू ओमेगा दिया था 1 और आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा दिया था पाई बाई 2। तो देन z बार इंटू ओमेगा पूछा था कि होगा क्या। ये 2003 में आया था, कुछ नहीं कर रहा है, इसका हम आर्गूमेंट ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, आर्गूमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आर्गूमेंट में आंसर दिया है। इसको लेकर के भी यहाँ पहुँच सकते थे, बट इसको लेके वहाँ पहुँचना इजी होगा। ठीक है, दोनों मेथड से तुम कहना हम इससे कर देते हो, तुम एक बार घर पे जाना और आर्गूमेंट ऑफ z अपॉन ओमेगा करना, ऊपर z बार लाना है, तो तुम खुद सोचना कि z से z बार कैसे लाएंगे। राइट, हम इसका आर्गूमेंट लेते हैं। आर्गूमेंट से आंसर कैसे आएगा तुम खुद देखना। आर्गूमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा, आर्गूमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा होगा क्या, इसको ब्रेक कर देते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z बार प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z बार प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। z और z बार का आर्गूमेंट में कितना का डिफरेंस होता है, माइनस का। ठीक है, जस्ट नेगेटिव का। अगर किसी का आर्गूमेंट पाई बाई 4 है तो उसके कॉन्जुगेट का आर्गूमेंट माइनस का पाई बाई 4 होगा। यानी इसको अगर हम z में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। ठीक, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा, यहाँ से माइनस कॉमन करते ना, अगर जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो क्या आएगा, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। और आर्गूमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, बाहर में माइनस लगा। हम स्टार्ट क्या किए थे इसको लेकर के कि आर्गूमेंट ऑफ z बार इंटू ओमेगा कैलकुलेट कर दिया माइनस का पाई बाई 2, यानी कोई क्वांटिटी होगी वो इधर एग्जिस्ट कर रही होगी। यार इधर क्या एग्जिस्ट करेगा, यानी जिसमें कि रियल पार्ट नहीं होगा, आई या माइनस आई, आई ऊपर एग्जिस्ट करेगा, माइनस आई नीचे एग्जिस्ट करेगा। इट मीन कि आंसर हो गया माइनस का आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस का पाई बाई 2 है, माइनस का पाई बाई 2 का मतलब कि नीचे एग्जिस्ट करा होगा। तो इस तरह से इतने आसान आसान क्वेश्चन है, तो तुम इसको लेकर के भी कर सकते हो। इसको लेकर के करोगे तो उसमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि z और ओमेगा 1 बाई ओमेगा को तुम z से रिप्लेस करोगे, देखोगे कि आंसर वही आएगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक मेरा क्वेश्चन ये रहा कि z एंड ओमेगा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z बार प्लस आई ओमेगा बार का वैल्यू कितना दिया है, 0। पहला इन्फॉर्मेशन कि z बार प्लस आई ओमेगा बार 0 है एंड आर्गूमेंट ऑफ z प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना है, पाई। आर्गूमेंट ऑफ z इंटू ओमेगा का वैल्यू पाई है, तो आर्गूमेंट ऑफ z पूछा है। तो यार पहला ही किसी को भी मन में आएगा कि इसको ब्रेक कर दे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा करके पहले आर्गूमेंट ऑफ z हमें मिलता है उसको करें तो। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई। बस किसी तरह से आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा मिल जाता तो हमारा आंसर हो जाता। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ मेरे पास और है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, क्या है कि z बार विल बी इक्वल टू व्हाट, आई ओमेगा बार। ठीक है, हमें ओमेगा को हटाना है, किसी तरह से क्या करना, ओमेगा को हटाना। जरा ओमेगा को हटाने के लिए क्या करोगे, बार ले लो, दोनों साइड बार लो, दोनों साइड क्या कर ले, बार ले ले। तो z बार का बार तो z हो गया इक्वल टू आई का बार माइनस आई और ओमेगा बार ओमेगा, यानी z इक्वल टू माइनस ओमेगा बार, z इक्वल टू माइनस ओमेगा बार, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, z अपॉन माइनस आई, z अपॉन माइनस आई। ठीक है, यानी फाइनली यहाँ से हमारा आ गया ओमेगा इक्वल टू z अपॉन माइनस का आई। अगर हम ऊपर नीचे आई का मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक और माइनस मिलकर के प्लस, यानी फाइनली ओमेगा का वैल्यू आ गया आई इंटू जेड। ठीक है, तुम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट देखा कि इजी हो जाएगा क्योंकि एक आई नीचे है, एक और आई मल्टीप्लाई कर दे तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक और माइनस यहाँ है तो +1 इंटू आई जेड। फाइनली यहाँ पे तुम रख दो ले जा करके, यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ आई जेड इक्वल टू पाई। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ आई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया, इक्वल टू
पाई, है ना, आई और जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ब्रेक हो गया आर्गुमेंट ऑफ आई और आर्गुमेंट ऑफ जेड में, आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई माइनस आई का आर्गुमेंट कितना होता है भाई पाई बाई 2, आई का आर्गुमेंट कितना होगा क्योंकि एक इमेजिनरी पार्ट है तो इधर लाई करेगा तो पाई बाई 2, पाई में से पाई बाई 2 चला गया तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 2 यानी आंसर आएगा पाई बाई 2, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना आएगा पाई बाई 4, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन में दिया था कि जेड बार इक्वल टू ओमेगा बार, हमने बार ले लिया, सॉरी मैंने यहाँ माइनस छोड़ दिया था, ठीक है, यहाँ एक माइनस आएगा क्योंकि जेड बार इक्वल टू माइनस का ओमेगा बार आएगा, यहाँ से तब तुम करोगे तो यहाँ माइनस करोगे, जब ये करोगे तो प्लस का, मैंने वही बोला ना कि थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, बस यार ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, जस्ट इसको हम यहाँ नेगेटिव कर देते, छोड़ सेम क्वेश्चन, ठीक है, जो जैसा था वैसा ही चलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, ये 2004 में फिर नहीं आया था, वहाँ पे प्लस करके आया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन को करते करते आओगे, वहाँ पे माइनस करके तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये जो मैंने सोल्यूशन किया था यहाँ पे माइनस वाले का कर दिया था क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया था आई ओमेगा बार, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो यार, हमें जो कुछ भी पता है अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा। तो इस तरह से तुम तमाम जो क्वेश्चन होंगे आर्गुमेंट से रिलेटेड हो तुम करोगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तुम एक बार दो बार खुद से करना, यार देखो स्ट्रेटजी होना चाहिए पढ़ाने का, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया 1 मिनट दिया उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, ये तरीका नहीं है। तुम्हें जितना पता है इससे रिलेटेड वीडियो देखो, नोट्स देखो, जितना तरीका तुम्हें पता है पहले अप्लाई कर लो, देन गो फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट का टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाता है लोग को पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रायंगल को, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर के तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ध्यान से देखना, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो Z1, ठीक, इसका अगर लेंथ निकालोगे तो मॉड Z1, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, अगर इसका तो मॉड निकालोगे तो मॉड Z2, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इन दोनों का अगर तुम पैरेललोग्राम बनाते हो, अगेन ये चीज़ क्या होगा Z2 का मॉड और ये क्या होगा Z1 का मॉड, ठीक है। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लंबाई मॉड Z1, ये लंबाई मॉड Z2। तो पहली चीज़ तुम माइंड में बैठा हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी आएगा, ट्रायंगल का दो साइड होगा मॉड Z1 और मॉड Z2, मॉड Z1 मॉड Z2, एक साइड होगा मॉड Z1, दूसरा साइड होगा मॉड Z2, ठीक है। अब तुम ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि जब तुम इसको ऐड करोगे, जो लॉन्गेस्ट होगा ये हमेशा हमको सम देता है, हमेशा क्या देगा, यानी ये देगा Z1 प्लस Z2, ठीक है, ये क्या देगा Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 का सम देगा, ठीक। दो वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, Z1 को Z2 को उनका सम दे दिया, और जो छोटा वाला डायगोनल है, जो स्मॉल डायगोनल है, ये देगा डिफरेंस, ये दे देगा Z1 माइनस Z2, ये क्या दे देगा Z1 माइनस Z2। यानी मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, ये रहा Z1 का मॉड, ये रहा Z2 का मॉड, और ये रहा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, और मेरे पास एक और ट्रायंगल आ गया, ये रहा Z1 का मॉड, ये रहा Z2 का मॉड, और ये रहा Z1 माइनस का Z2, ठीक, दो ट्रायंगल। अब यार तुम्हें पता है, तुम इसी तरह से बना लेना, अब तुम्हें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर तुम इसको अप्लाई करते हो तो दो साइड का सम, यानी कि Z1 और Z2 को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सम करेंगे, ठीक है, Z1 और Z2 का सम करेंगे तो ये हमेशा बड़ा या इक्वल आएगा किसके, Z1 प्लस Z2 का, थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा, या फिर इक्वल हो सकता है कि स्पेशल केस में। और कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का तुम डिफरेंस करते हो तो हमेशा तीसरे से छोटा आएगा। डिफरेंस का मतलब कि मॉडुलस ले लेना होता है, यानी Z1 और Z2 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो थर्ड साइड से हमेशा छोटा आएगा। यानी अगर तुम Z1
और Z2 का डिफरेंस लेते हो तो हमेशा थर्ड साइड से छोटा आएगा। देखो Z1 Z2 में से कौन बड़ा हमें तो नहीं पता, इस वजह से एक मॉडुलस लगाते हैं। ध्यान रखना, ये मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये जो मॉडुलस है ये फंक्शन वाला मॉडुलस है, जिसमें कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है यार, तुम्हें याद करना है कि ट्रायंगल का एक साइड है Z1, एक साइड है Z2 और एक साइड है Z1 प्लस Z2। तो Z1 और Z2 को अगर जोड़ देंगे तो दो साइड हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, और Z1 और Z2 को अगर माइनस कर देंगे तो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इसमें भी अगर इसको तुम ऐड कर दोगे तो तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। यानी तुम यहाँ पर भी यार अगर Z1 को और Z2 को तुम ऐड कर देते हो तो हमेशा तुम्हारे Z1 और Z2 से क्या होगा, बड़ा होगा और या बराबर हो सकता। और अगर इसका तुम डिफरेंस ले लेते हो तो हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। यानी इसका डिफरेंस Z1 और Z2 का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, छोटा होगा। अब तुम दोनों में एनालॉजी देखो ना कि राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बीच वाला डिफरेंस सेम है कि प्लस रखो तो माइनस रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी Z1 Z2 का कंबाइंड मॉड Z1 प्लस Z2 के इंडिविजुअल से छोटा और इंडिविजुअल के डिफरेंस से बड़ा। उसी तरह से इसका माइनस पॉइंट जो इसका नेगेटिव है ये भी उनके इंडिविजुअल के सम से छोटा, बड़ा सॉरी इंडिविजुअल के सम से छोटा और इंडिविजुअल के डिफरेंस से बड़ा होता है। इस तरह से तुम दो ट्रायंगल माइंड में सोच लो कि दो ट्रायंगल है, एक का साइड Z1 है, दूसरा साइड Z2 है और तीसरा साइड है Z1 प्लस Z2। दूसरा ट्रायंगल है, पहला साइड Z1 है, दूसरा साइड Z2 है, तीसरा साइड है Z1 माइनस Z2। अब इसमें लगा लो कि टू साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होता है और टू साइड्स का डिफरेंट ऑलवेज थर्ड साइड से लेसर होता है। टू साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर, टू साइड का डिफरेंट ऑलवेज लेसर। इस तरह से करके हमसे हमेशा बना लिया कि यानी Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, बीच में प्लस यहाँ माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखना ये जो मॉडुलस है ये फंक्शन है कि अगर -2 आएगा तो तुम +2 ले लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। नहीं, दूसरी बात और कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा। इक्वलिटी यार तब होल्ड करेगा जबकि मान लो ये मेरा Z1 रहा, ये मेरा Z2 रहा। अगर दोनों एक ही पे हो जाते हैं तो फिर Z1 और Z2 का वैल्यू ना मॉड Z1 और मॉड Z2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मॉड Z1 और मॉड Z2 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यानी अगर ये इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब ये तीनों कैसे हों, कोलिनियर, Z1 Z2 और ओरिजिन अगर कोलिनियर होगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से ही सब चलते हैं। ठीक है, अगर दोनों एक ही लाइन पे हों तो अगर मान लो ये Z1 रहा, ये Z2 रहा तो Z1 प्लस Z2 ये पूरा आएगा। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोलिनियर हो ओरिजिन के साथ तब वहाँ इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। तो इस पॉइंट को तुम लिख लो कि इक्वलिटी होल्ड इफ Z1 and Z2 and origin are कोलिनियर। ठीक है, यानी इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जबकि ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ओरिजिन के साथ कोलिनियर होंगे। सिंपल सा बात है, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब तुम एक क्वेश्चन देखोगे इस पे, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि तुम देख करके आंसर कर दोगे। आओ इस पे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ इस पे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखो, पहले लिखो। दिया क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब देख के समझ में आ जाना चाहिए यार कि दो का सम अंदर लिखा है और इंडिविजुअल का सम लिखा है। देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा। बोला था कि बताओ π/2 होगा, पाई होगा, 0 होगा, क्या होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्वेश्चन IIT के पेपर में 1987 में आया था। कब आया था, 1987 IIT। ठीक, और ये सेम क्वेश्चन 2005 के अंदर AIEEE में आया था। उस समय ये मेंस नहीं होता था ना, इसका नाम AIEEE था, अब जाकर के इसका नाम मेंस हो गया है। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन दो बार, कौन कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता भाई, ये रहा ना। यानी तुम ये IIT के क्वेश्चन को कभी मत समझो कि पुराना क्वेश्चन है, तुम करो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब बोला था कि IIT में पूछा तो सेम क्वेश्चन विथ डेटा,
अब यार इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, बिना पेन उठाए कर देंगे। हमें पता है कि Z1 और Z2 का कंबाइंड ये Z1 और Z2 के बराबर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। मेन तो ये होता है कि Z1 और Z2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा छोटा होगा किससे, Z1 और Z2 से, ठीक। लेकिन ये तो बराबर है, बराबर का मतलब कि Z1 Z2 ओरिजिन के साथ कैसे हैं, कोलिनियर, यानी Z1 BC पे है, Z2 BC पे है, यानी दोनों का एंगल सेम है। अगर पहले का आर्गूमेंट थीटा है तो दूसरे का आर्गूमेंट भी थीटा है, क्योंकि उसी लाइन पे है, यानी इसका आर्गूमेंट भी थीटा, इसका आर्गूमेंट भी थीटा, थीटा माइनस थीटा, आंसर कितना आ गया लड्डू, ठीक। यानी आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ये क्वेश्चन कब आया था, 1987 में IT में 2 मार्क्स में, 2005 IEEE में 4 मार्क्स में, हो गया। तो अगर तुम्हें छोटी सी चीज़ याद हो, वरना तुम आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब तुम्हें अगर ये चीज़ याद है यार कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी टाइप का दिख रहा है और ये कोलिनियर का कैसे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ Z1 इक्वल टू 6 + 8i, Z2 इक्वल टू 3 + 4i, देन फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है। बोला है कि अगर ये Z1 इतना है, Z2 इतना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ Z1 प्लस Z2 का। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार, कि ये Z1 प्लस Z2 जो भी होगा ये हमेशा Z1 माइनस Z2 के मॉड से बड़ा होगा, और Z1 और Z2 के मॉड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। Z1 और Z2 के मॉड से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इंडिविजुअल को जोड़ दोगे तो छोटा, इंडिविजुअल को माइनस कर दोगे तो बड़ा। अब Z1 का मॉड किसे नहीं आता, Z1 का मॉड बताओ क्या आएगा, 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64, आंसर आ जाएगा 64, आंसर आ जाएगा 100। Z2 का मॉड बताओ कितना आएगा, Z2 का मॉड आएगा 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, यानी 9 + 16, आंसर आ जाएगा 5। अब ये जो भी होगा Z1 प्लस Z2 का मॉड, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का मॉड का क्या मतलब है कि इसको ऐड कर दो और उनका मॉड ले लो। ये जब भी होगा Z1 और Z2 से छोटा, यानी 10 और 5 ऐड कर दो, 15 से छोटा होगा, और हमेशा 10 - 5, 10 - 5 का मतलब 5। अगर मान लो ये 5 होता, ये 10 होता, तब भी तुम मॉड लेते, ठीक है। मान लो अगर इसका नाम हम Z1 देते, इसका नाम Z2 देते, तो तुम्हें माइनस करते, तो 5 - 10 -5 आता, इसलिए बाहर वाला मॉड लगा था। यानी ये दोनों के डिफरेंस से बड़ा हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 5 से लेकर के 15 के बीच में होगा, ठीक। मिनिमम टू मिनिमम 5 जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 15 जा सकता है। तो इस तरह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को तुम बार बार वीडियो को अगर तुम पीछे कर करके पॉज करके देखोगे, 3 साइड याद रट लो क्वेश्चन में कि Z1 Z2 Z1 प्लस Z2, Z1 Z2 Z1 माइनस Z2, ये 2 ट्रायंगल याद कर लो, उसमें सम और डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बिल्कुल रट लो ये क्वेश्चन को। इस तरह से करके मेरा टोटली ये चैप्टर का मेजर 70% हिस्सा खत्म हुआ। मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बस लेफ्ट कर रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, और उसके बाद सर्कल, उसके बाद एंटायर चैप्टर विल बी ओवर, राइट। तुम जितना प्रैक्टिस हो सका प्रैक्टिस करो, और लास्ट में जब ये चैप्टर फिनिश होगा हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज के साथ पूरा का पूरा चैप्टर का क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी प्रॉब्लम आएगी तुम चैट सेक्शन में उसको पुट करो, आई विल बी रीच टू यू सूनर और लेटर, डेफिनेटली आई विल रीच टू यू। ओके, दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।